ओके, तो हम लोग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे, लाइन एंड एलिप्स, है ना। एंड अगेन, जो कि मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पर फंडा समझेंगे, ये चीज़ जो है हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड पैराबोला, स्पेशली जो लाइन एंड पैराबोला में जिस तरीके से हम लोगों ने कवर किया है, वैसे ही सिमिलर तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर लाइन एंड एलिप्स के लिए भी कवर करेंगे। तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आप लोगों के लिए यही रहेगा कि पूरा ये जो सीरीज़ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इसको जो एक सीक्वेंस में देखो। और क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा बोलूँगा कि ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, पैराबोला के केस में इस टाइप से हम लोगों ने किया था, तो एलिप्स में भी सिमिलरली हम लोग करेंगे। तो अगर वहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया तो ये सॉर्ट ऑफ आपका रिवीजन होगा, और अगर वहाँ पर नहीं समझाए तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊँगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ कवर कर लिया। तो सिंपल फंडा क्या है कि एक लाइन है और एक कर्व है हमारे पास, है ना। तो लाइन का इक्वेशन मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और कर्व ये हम लोगों ने पैराबोला के केस में देखा था कि पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है ना। अब एलिप्स के केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। वो हमारे एलिप्स के केस में हो जाएगा। तो जो अप्रोच हम लोगों ने यहाँ पे लिया है पैराबोला के केस में, सेम अप्रोच जो है हम लोग एलिप्स के केस में भी ले सकते हैं। तो मैं बहुत क्विकली जो एक बार रिकैप कर देता हूँ कि हम लोगों ने पैराबोला के केस में किया क्या था, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो फिर से जाके पैराबोला वाला लेक्चर देखो, और अगर समझ में आ जाते हैं तो फटाफट एक बार खुद से जो है सारा चीज़ कर लो। तो हम लोगों ने क्या किया था कि लाइन का क्या क्या केस हो सकता है, या तो वो कट कर सकता है, या फिर वो टेंजेंट होगा, या फिर वो कट नहीं करेगा, है ना, बाहर लाई करेगा। तो ये कैसे हम लोग को मालूम चलेगा कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर टेंजेंट है नहीं है। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y को जो है उठा के यहाँ पर डाल दो, है। तो क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4x। तो ये क्या आ जाएगा, x में जो है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। फिर x में जैसे ही क्वाड्रेटिक आ गया, तो फिर अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं d, है ना, और फिर उसमें देखते हैं कि कितने रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये d जो है हमारा ज़ीरो हो गया, है ना, ये कहाँ से देखते हैं, यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा मान लो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से हम लोग रूट्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स x1 कॉमा x2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। ये d वे डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है d अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, तब हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, है ना, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। अगर d इक्वल टू जीरो आ जाता है तब फिर वो टेंजेंट होगा, रिपीटेड रूट्स आ जाएगा। और फिर d लेस देन जीरो है तो मतलब कि इमेजिनरी पॉइंट्स पर कट कर रहा है, या फिर रियल पॉइंट्स पर जो है कट नहीं करेगा, है ना। तो वो इस टाइप से जो है हम लोग को मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर वही करना है कि एम एक्स प्लस सी यहाँ पर डालो, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर यहाँ से अलग अलग केस बना दो, है ना। डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पैराबोला के केस में देखा था। और एक चीज़ हम लोगों ने पैराबोला के केस में क्या डिस्कस किया था कि मान लो कि ये कट कर रहा है दो पॉइंट पर, है ना, एक ये पॉइंट मान लो ए, और फिर एक ये दूसरा पॉइंट मान लो बी। तो इसका लेंथ चाहिए अगर हम लोग को, कि ये जो भी ये पार्ट ये जो कट कर रहा है, तो ये जो ए बी हमारा कॉर्ड है, इसका लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या बोला था कि या तो ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, वहाँ से x1 निकालो, है ना, फिर x2 निकालो, फिर x1 से जो है लाइन का इक्वेशन में डालो x1 को, फिर y1 आएगा, फिर y2 आएगा, फिर x1 y1 x2 y2 आ गया, फिर वहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो वहाँ से a भी आ जाएगा। तो एक वो तरीका है। लेकिन दूसरा बेटर तरीका हम लोगों ने क्या बोला था कि क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, बस डिफरेंस चाहिए रूट्स का, है ना। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से y1 को क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x1 प्लस सी, और y2 को m टाइम्स x2 प्लस सी। तो यहाँ से y1 माइनस y2 करेंगे तो m टाइम्स x1 माइनस x2, है ना। फिर ये इसको यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ से m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर को बाहर कॉमन लेते थे, फिर वहाँ से मॉड ऑफ x1 माइनस x2 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, है ना। तो ये डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे कैलकुलेट होता है कि ये दोनों रूट्स ये हो गए, तो दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो x1 माइनस x2, तो उसमें माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट डी बाई टू ए आएगा, टू कैंसिल, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है हमारे पास ये आ जाएगा, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट डी बाई ए, है ना। ये सब चीज़ हम लोगों ने पहले देख रखा है। तो ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2, यहाँ से हम लोग इसको ये डाल देंगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई ए, और फिर यहाँ पर जो है आप अपना फॉर्मूला डाल दो। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ से मॉड ऑफ x1 माइनस x2 का वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो यहाँ से जो है ए बी आ जाएगा,
ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने पैराबोला में किया है, एक बार मैंने बस रिकैप कर दिया जल्दी जल्दी। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हम लोग इलिप्स के केस में करेंगे, या फिर मेरा सजेशन रहेगा कि वीडियो को पॉज करो यहाँ पर और खुद से करो, है ना। जो हम लोगों ने पैराबोला के केस में किया है वो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है आप लोग इलिप्स के लिए खुद से करो, है ना, बिना ये सारा चीज़ देखे हुए खुद से करो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो सब कुछ, ठीक है। कि ये इलिप्स का इक्वेशन है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो y को यहाँ पर डाल दो, फिर जो भी क्वाड्रेटिक आएगा वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, फिर उसके लिए 3 अलग अलग केस बनाओ, है ना। फिर टेंजेंट कब होगा, इंटरसेक्ट कब करेगा, या फिर इंटरसेक्ट कब नहीं करेगा, तो ये तीनों केस के लिए जो है कंडीशंस लिखो, ठीक है। तो वो खुद से करोगे तो मज़ा आएगा। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये हमारा एलिप्स का इक्वेशन हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये हम लोग को चेक करना है ना, कि टेंजेंट है या फिर कट कर रहा है या फिर कट नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे, फिर से साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो एम एक्स प्लस सी यहाँ पर डाल दो y के जगह पर, तो एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर, फिर यहाँ से ये सारा कैलकुलेशंस जो है खुद से करो, ठीक है। बस ये बी स्क्वायर को यहाँ पर लेके जा रहे हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ से आएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से 2mc(x) आएगा, तो ये ए स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 2a² mc(x) आ जाएगा, फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर इधर जो जाएगा उसको इस साइड ला के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। खुद से करो ये सारा चीज़। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स में एक क्वाड्रेटिक आ गया, है ना, एक्स में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया। तो यहाँ से अब फिर 3 केस बन जाएंगे कि d ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो d को कैलकुलेट करो, तो x का कोफिशिएंट जो भी है दैट स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है टाइम्स ये कांस्टेंट, है ना। तो बस इसका स्क्वायर यहाँ पर ये 4a/4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, फिर यहाँ से जो भी हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर को कॉमन लेके सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो खुद से करो ये सारे कैलकुलेशन। तो यहाँ से अगर करोगे तो फाइनल क्या देखोगे कि 4a² बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग हाइपरबोला के केस में भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है फेमिलियर हो जाना चाहिए आप लोग को। तो अब क्या है, अब डी अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी रियल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका कुछ भी रियल सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है मतलब क्या, तो ए स्क्वायर तो नहीं होगा लेस देन 0, है ना, ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ये भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो लेस देन 0 मतलब बस ये वाला जो क्वांटिटी है ये लेस देन 0 हो सकता है। तो ये लेस देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि सी स्क्वायर जो है वो बड़ा होना पड़ेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, कि बस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन 0। तो सी स्क्वायर को इस साइड लेके गए तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन जो है कुछ इस टाइप का होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी रियल पॉइंट्स पर जो है ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एलिप्स को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इमेजिनरी पॉइंट्स पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उस टाइप से बोल सकते हैं। तो ये पहला केस हो गया, ठीक है, जबकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरा केस हम लोग इसको मतलब किसी को भी तुम केस 1 केस 2 केस 3 बोल सकते हो, ठीक है। मैंने केस 1 इसको बोला, फिर केस 2 हम लोग इसको बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या होगा कि सी स्क्वायर जो है दैट इज़ लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लाइन इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है। अब फिर सेम चीज़ अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि ये पी क्यू का लेंथ निकालना है, तो लेंथ कैसे निकलेगा, तो फिर से वही चीज़ कि पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर अगर सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं फिर से, ठीक है, कि पी क्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y1 को क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x1 प्लस सी, y2 को क्या लिख सकते हैं, m टाइम्स x2 प्लस सी, तो y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, m टाइम्स x1 माइनस x2, है ना। तो वहीं से अगर मैं बस x1 माइनस x2 यहाँ पर कॉमन ले लूँ बाहर, तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x1 माइनस x2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। और ये मॉड ऑफ x1 माइनस x2 हम लोगों ने क्या देखा था, मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ d बाई यहाँ पर जो भी a है ना, मतलब कि ये क्वाड्रेटिक का यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है,
ठीक है। तो डी का वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगा और फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से डाल के जो हम लोग पी क्यू का लेंथ निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ है जो हम लोगों ने पैराबोला के केस में किया था। अब जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेंजेंट कब होगा, है ना। तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम है यहाँ तक, बस यहाँ पर मैंने तीसरा केस लाया है कि डी जो है ज़ीरो है ना। डी अगर ज़ीरो है तब फिर क्या होगा कि रिपीटेड रूट्स आ जाएगा, मतलब कि ये लाइन जो है ये टेंजेंट है हमारा इलिप्स के ऊपर। ठीक है, तो ज़ीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, अगेन ये ज़ीरो नहीं हो सकता है ना, ये ज़ीरो नहीं हो सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ज़ीरो हमारा क्या हो सकता है, ये चीज़ हो सकता है, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, सी जो है हमारा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा इलिप्स का ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो कोई भी अगर लाइन है हमारे पास जिसका कि स्लोप एम है, तो उसका जो भी ये इंटरसेप्ट रहेगा वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन जो होगा वो टेंजेंट होगा हमारे इलिप्स पर। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया। ठीक है, जैसे पैराबोला के केस में था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ फिर से जो हम लोगों ने पैराबोला के केस में किया था कि इसके बाद हम लोग क्या बोलते थे कि कोई भी एक या फिर या जो हम लोगों ने सर्कल के केस में किया था, है ना, कि ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया जिसका कि स्लोप m है, तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक जो है पॉइंट है h कॉमा के, उससे मान लो कि टेंजेंट जो है पास कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट है मान लो, तो यहाँ से मैंने एक ये टेंजेंट, ये मान लो टेंजेंट है, ठीक है, और फिर इधर ये फिर से स्ट्रेट लाइन मानना है इसको। ठीक है, ये टेंजेंट है, यहाँ से दो पॉइंट से क्रॉस मतलब पास कर रहा है, और ये पॉइंट जो है h कॉमा के है ना। तो ये मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप m है ना, तो यहाँ से तो ये टेंजेंट जो है h कॉमा के पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर h कॉमा के से पास कर रहा है तो फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, h कॉमा के, तो y के जगह पर k डाल दो, x के जगह पर h डाल दो, तो k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर दोनों साइड्स जो है हम लोग स्क्वायर कर देंगे, k माइनस एम एच को इस साइड ले जाके स्क्वायर कर दो, तो k स्क्वायर माइनस टू एम एच प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, m में जो है एक क्वाड्रेटिक हम लोगों के पास आ गया। ठीक है, कि इसको इस साइड लेके जाओ, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर फिर माइनस टू एम एच प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो एम में क्वाड्रेटिक आ गया, मतलब क्या कि दो वैल्यूज इसके आएंगे, है ना, एम वन एम टू। तो इस पॉइंट से जो है दो हम लोग स्लोप मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक का जो स्लोप है उसको m1 बोल दो मान लो, दूसरे का स्लोप जो है वो m2 बोल दो मान लो, है ना। तो जो भी स्लोप के बीच में अगर रिलेशन दिया हुआ है तब फिर इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि हम लोग वो पॉइंट्स देखते थे लोकस जो कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, मतलब कि जिस वो सारे पॉइंट्स जहाँ से कि अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ और टेंजेंट्स जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब m1 वन इंटू एम टू दैट शुड बी इक्वल टू माइनस वन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई ये जो भी m स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके जाओ फिर इधर लेके आओ, है ना, तो फिर लास्ट में अगर एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये लोकस आ जाएगा, और ये लोकस को जो है हम लोग डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज़ जो है हम लोगों ने पहले देख रखा है, तो यहाँ पर वही है कि अगर मेरे को डायरेक्टर सर्कल का लोकस निकालना है, मतलब कि वो सारे पॉइंट्स जहाँ से कि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, है ना, यहाँ से अगर मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये दोनों टेंजेंट जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर होने चाहिए, है ना। तो बस क्या करना है
कि बोलो कि कोई भी मतलब स्लोप m का हम लोग यहाँ से लाइन ले रहे हैं, है ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, और अगर इसके ऊपर टेंजेंट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है ये हमारे ये पॉइंट से पास कर रहा है एच कॉमा के, है ना, तो अगर एच कॉमा के से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर यहाँ पर स्क्वायर करो तो m में जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो जैसे क्वाड्रेटिक आ गया तो दोनों मतलब इसका स्लोप m1 होगा, इसका स्लोप m2 होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, तो -1 मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। तो इसको इस साइड लेके जाओ, फिर इधर लेके आओ, एच को एक्स कर दो, के को वाई कर दो, ऐसे ही लोकस निकालते हैं हम लोग। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो और ये जो लोकस आता है हमारे पास, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टर सर्कल, है ना। तो ये लोकस क्या आ गया हमारे पास कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओरिजिन है ना, 0,0, तो यही सेंटर रहेगा इसका। बस रेडियस क्या आ गया, इसका रेडियस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, मतलब ये वाला जो इलिप्स है कि इसका भी जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर ही लाई करेगा, है ना, और रेडियस जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने क्या समझा था कि सर्कल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था, और क्या हम लोगों ने बोला है कि a इक्वल टू बी हो जाएगा सर्कल के केस में, है ना। तो अगर a इक्वल टू बी हो जाता है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2a, या फिर जो भी रेडियस, है ना। तो हम लोगों ने सर्कल के केस में भी बोला था डायरेक्टर सर्कल कि ओरिजिन पर ही उसका सेंटर रहेगा, बस रेडियस जो है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स r हो जाएगा, है ना। तो ये सर्कल के केस में हम लोगों ने बोला था। तो एलिप्स में जो भी रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, तो अगर a इक्वल टू बी कर देंगे तो वो सर्कल के लिए जो है आ जाएगा विद दैट रेडियस a। ठीक है, तो यहाँ से जो है सोच सकते हो, और क्या देख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। तो अगर b 0 होगा तभी ये a के इक्वल होगा, नहीं तो उससे तो ज़्यादा ही होगा, है ना। तो इसका जो रेडियस रहेगा ये यहाँ से बड़ा रहेगा। ठीक है, कि ये पूरा कितना है, ये पूरा a है, तो ये वाला जो पार्ट है a से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो ये एग्जैक्टली सेम चीज़ हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सब कुछ समझ में आ गया है तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग को बस रिकैप लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये सब भी हम लोगों ने देखा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं कि जो भी कोनिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें t इक्वल टू 0 कर दो, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x1 कॉमा y1 पर टेंजेंट अगर हम लोग को लिखना है तो फिर t इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर को हम लोग x1 से रिप्लेस करते हैं, है ना, और फिर वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, जो कांस्टेंट है वो तो है ही। तो ये जो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आ गया एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला है कि इलिप्स के केस में पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं कि a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा, है ना, वो हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। तो अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ x1 कॉमा y1 a कॉस थीटा कॉमा b साइन थीटा लिखता हूँ, ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या है, x1 की जगह पर a कॉस थीटा डाल दो तो a और यहाँ से एक कैंसिल होगा, तो x कॉस थीटा बाई a प्लस फिर y1 की जगह पर b साइन थीटा डाल दो तो b और b स्क्वायर यहाँ पर ये कैंसिल होगा, तो फिर y साइन थीटा बाई b -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना है ना, कि कोई भी पॉइंट थीटा पर, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा है ये कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि कोई भी लाइन जो है जिसका स्लोप m है और वो टेंजेंट है इसके ऊपर, तो उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये टेंजेंट्स के इक्वेशन है, और ये सारा चीज़ काफ़ी मतलब आज के लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी चीज़ कवर किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इलिप्स के केस में एक तो स्टार्टिंग में जितना भी चीज़ हम लोगों ने कवर किया कि सेंटर कहाँ पर होगा, फोकस कहाँ पर होगा, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब सारा जितना भी चीज़ हम लोग, और इसेंट्रिसिटी ई बी ए ये सब का रिलेशन, तो वो सब पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर जो आज हम लोग देख रहे हैं लाइन एंड इलिप्स, तो ये सब सारा चीज़ पर जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया हमारे पास। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे
कि सर्कल के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर एक पैरामेट्रिक पॉइंट है θ1, दूसरा पॉइंट है θ2, ये दोनों के बीच में अगर हम लोग को मतलब यहाँ पर मैं टेंजेंट को ड्रॉ करता हूँ θ1 पर, मान लो पॉइंट ए, और फिर ये पॉइंट बी θ2, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ना, ये पॉइंट पी का जो है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट θ1 एंड θ2, तो ये पॉइंट पी निकालने का क्या तरीका था, ठीक है। अगर सर्कल में आपको याद होगा तो ये पॉइंट पी निकालने का क्या तरीका है कि एक तो ये θ1 पर टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो, है ना। इस टाइप से हम लोग सर्कल के केस में लिख सकते थे कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, तो x1 मतलब r cos θ1 और फिर y1 मतलब r sin θ1, तो फिर हमारे पास जो है यहाँ से आ जाता था, है ना। तो फिर r कैंसिल हो जाएगा, तो फिर x cos θ1 प्लस y sin θ1 इज इक्वल टू r। ये सब सर्कल के केस में हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से इसका इक्वेशन लिख दो AP का, फिर BP का इक्वेशन लिख दो x cos θ2 प्लस y sin θ2 इक्वल टू r। फिर बस यहाँ पर XY दो, है ना, अननोन्स, और फिर दो इक्वेशंस है, तो दोनों को सॉल्व कर लो और यहाँ से XY का वैल्यू निकाल लो, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका था। लेकिन दूसरा इससे बेटर तरीका हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर मैं इसका h, k कोऑर्डिनेट बोलता हूँ, है ना, तो फिर हम लोगों ने क्या बोला था कि अगर पॉइंट P से हम लोग दो टेंजेंट्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और फिर ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते थे, t इक्वल टू 0 करके, है ना, कि एच एक्स प्लस वाई के इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा ये ए बी का इक्वेशन आ जाता, और फिर ए बी का इक्वेशन हम लोगों ने ये भी देखा है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, है ना। तो वहाँ से ए बी का इक्वेशन एक तो यहाँ से लिखो इसके रिस्पेक्ट में t इक्वल टू 0, और फिर एक इसके रिस्पेक्ट में लिखो θ1 θ2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों को जो है कंपेयर कर दो, ठीक है। तो वहाँ से जो है एच के का जो है ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने सर्कल के केस में किया था काफ़ी डिटेल में, तो अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो सर्कल का जो है एक बार फिर से देख लो। अब एग्जैक्टली सेम चीज़ इलिप्स के केस में करना है। तो एंड ये सारा जो फाइनल रिजल्ट है ये मोस्टली आपका जो एडवांस्ड है वहाँ पर जो है अगर ये सारा चीज़ याद रखते हो तो वहाँ पर जो है इतना कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली अगर ये याद है तो फिर डायरेक्टली ये रिजल्ट जो है लिख सकते हो, ठीक है। और एलिप्स के केस में क्या होगा फिर से कि मान लो मैंने एक पॉइंट लिया θ1, ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट लिया θ2, ठीक है, और फिर ये पॉइंट P चाहिए मेरे को, जहाँ पर यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट P चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। तो पहले तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेंजेंट है इसका इक्वेशन लिखो, है ना, इसी टाइप से। तो यहाँ पर x cos θ1 प्लस y sin θ1 यहाँ पर आपका हम लोगों ने अभी जो देखा है यहाँ पर, है ना, जिस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं x cos θ बाई a प्लस वाई साइन थीटा बाई b माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर cos θ1 आ जाएगा, sin θ1 आ जाएगा। तो उस हिसाब से जो है ये ए पी जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर ये जो बी पी है टेंजेंट इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, फिर दोनों जो भी इक्वेशन आया दोनों को सॉल्व करो, वहाँ से जो है सिंप्लीफाई करो, तो लास्ट में जो है ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आपको पूरा डेरिवेशन करना चाहिए, तो फिर वहाँ से जो है हम लोग ये कोऑर्डिनेट ला सकते हैं। लेकिन फिर जो दूसरा मेथड हम लोगों ने बोला है वैसे कर सकते हो कि इसको h, k बोलो, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट A है पॉइंट B है ये दोनों को एक कॉर्ड से ज्वाइन करो, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स θ1 एंड θ2 वो हम लोगों ने देखा है ना, एलिप्स के केस में। तो इसका इक्वेशन लिखो यहाँ से, फिर इसके रिस्पेक्ट में इक्वेशन लिखो t इक्वल टू 0 यूज़ करके, फिर वहाँ से दोनों को कंपेयर करो, तो वहाँ से h और k का जो है वो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीका है। और यहाँ पर याद रखने का क्या है कि सर्कल के केस में क्या आया था, आर आया था यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा ए, और फिर यहाँ पर जो है ये बी आ जाएगा, ठीक है। तो बस वही डिफरेंस है। तो अगर ये वाला रिजल्ट याद है तो ये वाला भी याद हो जाएगा। एंड ये अगेन ये सब रिजल्ट जो है ये एडवांस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में शायद उतना नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर पता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो भी मैंने डेरिवेशन का बताया अगर समझ में नहीं आया तो फिर सर्कल का केस जो है एक बार फिर से जाके देख लो, और फिर इलिप्स में जो है वो खुद से डिराइव करो, ठीक है। और डेरिवेशन अगेन ये सारा चीज़ जो है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के हिसाब से बस रिजल्ट भी अगर याद रख लोगे तो काफ़ी होना चाहिए। एंड इसके बाद फिर और एक क्या आता है कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखना है। ओके, तो
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखना है, तो टेंजेंट का तो हम लोगों ने देख लिया है ना। तो कोई भी पॉइंट x1 y1 है, वहाँ पर मान लो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो बस t इक्वल टू जीरो है, तो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब अगर मान लो कि मेरे को यहीं पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, मतलब कि यहाँ पर जो भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि क्या है कि नॉर्मल जो भी होगा वो क्या होगा, वो हमारा टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा, है ना, टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। तो टेंजेंट का स्लोप जो भी है, तो -1 बाई टेंजेंट का स्लोप, वो जो वो हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप पता चल गया और ये पॉइंट पी से पास कर रहा है, ठीक है। तो बस y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जो भी नॉर्मल का स्लोप है टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। तो वहाँ से नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। तो यहाँ से अगर मेरे को टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस एक्स का जो भी कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट, है ना। तो माइनस एक्स वन बाई ए स्क्वायर और फिर यहाँ पर y1 बाई बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये a2 नहीं, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो -b² x1/a² y1, तो ये हमारा क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। और नॉर्मल का स्लोप चाहिए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई दिस, है ना, -1 डिवाइडेड बाय -b² x1 और फिर ये a² y1 जो ये ऊपर में आ जाएगा, है ना। तो ये और ये कैंसिल, तो a² y1/b² x1, तो ये जो है ये हमारा नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो बस अब नॉर्मल के लिए क्या आ गया कि स्लोप आ गया, ये पॉइंट से पास कर रहा है वो हमें पता है। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू नॉर्मल का जो भी स्लोप है वो टाइम्स x माइनस x1, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ये b² बाई y1 को जो है इस साइड लेके गया है मैंने, तो फिर b² y बाई y1 माइनस फिर b² बाई y1, है ना। तो y1 कैंसिल हो गया, तो -b² आ गया। फिर a² बाई x1 इधर है, तो a² x बाई x1 माइनस फिर a², ठीक है। तो इसी को जो है अरेंज करके लिखो, तो फिर a² x बाई x1 इसको इस साइड लेके आओ, -b² y बाई y1 दिस इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो ये जो ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया एट पॉइंट x1 y1, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स जो हैं अगर याद कर लोगे, तो फिर ये सब जो डेरिवेशंस हैं ये सारे स्टेप्स बच जाएंगे, है ना, टाइम बच जाएगा। तो अगर ये रिजल्ट याद रहता है तो फिर ये डिराइव नहीं करना पड़ेगा, और अगर रिजल्ट याद नहीं है तो फिर वहाँ पर बैठ के जो है ये डिराइव करना पड़ेगा। तो ये सब रिजल्ट्स अगर याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब सेम चीज़ मान लो कि पैरामेट्रिक पॉइंट में बोलता हूँ, है ना, कोई भी पॉइंट थीटा, ठीक है। तो बस थीटा में क्या हो जाएगा हमारा कि जो भी हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग कि a कॉस थीटा और फिर b साइन थीटा, है ना, यही लिखते हैं कि a² कैंसिल, तो cos² थीटा आ जाएगा, b² कैंसिल, sin² थीटा, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर पैरामेट्रिक पॉइंट थीटा पर जो है इक्वेशन ऑफ हमारा नॉर्मल लिखना है, तो बस ये आ गया। तो यहाँ पर x1 की जगह पर a cos थीटा डाल दो और फिर y1 की जगह पर b sin थीटा डाल दो, है ना। तो यहाँ पर a² x बाई a cos थीटा माइनस b² y बाई b sin थीटा दिस इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये a और a कैंसिल, तो a x सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, माइनस फिर बी वाई कॉसेक थीटा दिस इज इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है। तो ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गया। तो ये भी अगर याद रखोगे तो सीधा थीटा पॉइंट पर जो है हम लोग डायरेक्टली जो है ये सारा नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ डिराइव नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी चीज़ डिराइव किया है, तो उसमें हम लोगों ने कुछ भी a इज़ ग्रेटर देन b या फिर b इज़ ग्रेटर देन a, तो वो सब हम लोगों ने कहीं भी कुछ भी वो नहीं बोला है ना। तो ये दोनों केस के लिए वैलिड रहेगा, चाहे a ग्रेटर देन b हो या फिर b ग्रेटर देन a हो, ठीक है। तो ये सारा जो भी इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ये दोनों केस के लिए रहेगा। लेकिन अगर a ग्रेटर देन b है, तब फिर हमारे पास एक रिलेशन क्या था, e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² बाई a², है ना, a ग्रेटर देन b के लिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a² e², तो a² माइनस b² को a² e² लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर a इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन बाकी सारा जितना भी रिजल्ट हम लोगों ने डिराइव किया वो सारा जो है वो हमारा जनरल, चाहे a ग्रेटर देन b हो या फिर b ग्रेटर देन a हो, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और आज का लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लाइन और इलिप्स के बीच में रिलेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, इक्वेशन नॉर्मल कैसे लिखते हैं, कब जो है लाइन आपका इंटरसेक्ट करेगा, कब टेंजेंट रहेगा, एंड सो ऑन। तो इलिप्स में अगर मेरे से पूछोगे क्या सब क्वेश्चन आ सकता है, तो या तो ये टेंजेंट्स पर आ सकता है, या फिर जो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में सारा चीज़ ये इलिप्स के बारे में पढ़ा था, फोकस कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ पर होगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पर होगा, ये सारा जो रिलेशन था उस पर आ सकता है,
ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट काम क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके जो है क्वेश्चन अप्लाई करो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जितना सॉल्व करोगे फिर से आके रिपीट करो कॉन्सेप्ट्स को, तो ये प्रोसेस करते रहोगे तो और अच्छा होते रहेगा।